फलसफा, फल्कियात, कौन सा मौजू है जो इन्होंने छोड़ा है। कई कुतब जो हैं फलसफे की, उनके इन्होंने तर्जमे किए। मौसीकी से बहुत लगाव था, मजहबी मालूमात बहुत वसी थी, साइंस से खास दिलचस्पी थी। केमिस्ट्री में ये पीएचडी थे और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्राफ्टिंग ये सब करते थे। इसके अलावा इनकी सारी जिंदगी जो है ना, सोना बनाने का फार्मूला ढूंढने की जस्तजू में भी गुजरी। इसके अलावा ये तजर्बात करते थे। शार्ट हैंड का मैनुअल इन्होंने बनाया। इस नावल के अलावा इन्होंने मसनवियाँ भी लिखी। जुबानें इन्हें उर्दू, फारसी, अरबी, इब्रानी, अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी ये सारी जुबानें आती थी। अमराओ जान अदा 1905 में पहली दफा शाया हुआ और ये उर्दू का पहला नफ्सियाती नावल माना जाता है, जैसा कि अभी सर ने बताया। क्या है कि नावल एक तवाइफ की जिंदगी के गिर्द घूमता है जिसका नाम है अमराओ जान अदा। इस नावल की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि 1972 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी है, 2 भारतीय फिल्में 1981 में और 2006 में इसी नावल पे बन चुकी हैं। 2003 में पाकिस्तान टीवी से एक ड्रामा भी अमराओ जान अदा पर नशर हुआ। वफात इनकी मैं बता चुकी हूँ कि 1931 में हुई हैदराबाद में, और तदफीन मुअज्जम जाही मार्केट के करीब वाक़या कब्रिस्तान मुरलीधर बाग में हुई। नावल नहीं है, ये एक ऐसा नावल है जो माशरती झलकियां दिखाता है और बड़े दिलकश अंदाज में दिखाता है। इस नावल को पढ़ने से हम उस दौर में पहुंच जाते हैं। उस दौर की मौसीकी और इल्मो अदब की महफिलें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं और रुस्वा को मंजर निगारी में इस कदर कमाल और महारत हासिल है कि वो नावल जब हम पढ़ना शुरू करते हैं एक कारी की हैसियत से, तो कारी की हैसियत से हम उस नावल के प्लाट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और 19वीं सदी के लखनऊ में जा पहुंचते हैं। इस वजह से 19वीं सदी की तहजीबी हैसियत को देखने के लिए अमराओ जान अदा पढ़ सकते हैं। अच्छा, किरदार बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये तवाइफ के बारे में है तो सबसे अहम किरदार है, अहम किरदार, जानदार किरदार नहीं कहा मैंने, अहम किरदार है अमराओ का, क्योंकि वो किस्से की मरकजी किरदारा है, इसलिए वो पूरे किस्से पर छाई हुई है। डॉक्टर महमूना अंसारी कहती हैं कि इमराओ जान अदा का नावल किरदार जो है उर्दू का अहम तरीन किरदार है। पहला संजीदा किरदार है जो अपनी जिंदगी का जामन है, यानी एक तवाइफ अपनी मुकम्मल जिंदगी को जाहिर कर जाती है इस नावल के अंदर। अब तवाइफ भी वो जो पैदाइशी तवाइफ ना थी, शरीफ जाती थी। अब उस औरत ने या उस तवाइफ ने शरीफाना जिंदगी को भी, तवाइफ की जिंदगी को भी, वालदैन की परवरिश को भी, सबको इस नावल में जाहिर कर दिए है, जो किस्मत की सितम जरीफी से खानम के कोठे तक जा पहुंची। इस नावल के अगर किरदार यानी मरकजी किरदार अमराओ जान अदा को देखें तो उसकी जिंदगी के 4 मरहले जो हैं वो मिर्जा हादी रुस्वा ने हमारे सामने पेश किए हैं। पहला है अमीर, जो 10 साल तक उसकी जिंदगी एक शरीफ बाप जिम्मेदार साहब के यहाँ परवरिश पाकर गुजरी। वहां उसने तमाम नेकी के असूल और मुतवस्सित तबके में कैसे रहना है वो सीखा, जैसी सुगढ़, शरीफ और घरों की औरतें सीखती हैं। दूसरा, जब वो कोठे पे अगवा होकर पहुंच गई और एक तकलीफ दे हालात से गुजर कर खानम के कोठे पर 125 में 125 रुपए में बेची गई, तो वहां वो बन गई अमराओ। नाम उसे दिया था अमराओ बुआ सैनी ने और खरीदा था खानम ने। उसके बाद जब तीसरा मरहला वो है जब गोहर मिर्जा उसकी जिंदगी में आता है और वो अमराओ जान यानी एक तवाइफ बन जाती है, और उस वक्त वो फड़कने की कोशिश करती है, उस जिंदगी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल सकती। आखिरी हिस्सा अमराओ जान
अदा यानी खुद एक बहुत बड़ी तवाइफ बन जाती है, जगह जगह मुजरे करती है और क्या कहती हैं बाकायदा कोठा चढ़ाती है और आखिर में ताइब हो जाती है। बाकी किरदारों की बात करते हैं। खानम खास अहमियत रखती है इस नावल में। गुनाह की दुनिया में एक सरदार है, बादशाह की हैसियत से वो लड़कियों को भुला फुसला कर लाई गई अगवाशुदा लड़कियों की तरबियत करती है और उन्होंने पौने खरीद कर नवाबीन और उस दौर के याश उमरा के सामने पेश करती है। इस लिहाज से ये किरदार जो है पूरे नावल का सरपरस्त है। दूसरा किरदार है अमराओ की बेटी जो है बिस्मिल्लाह जान। सबसे ज्यादा जानदार किरदार ये है। इसको हम खानदानी तवाइफ कह सकते हैं। दूसरी तवाइफों के मुकाबले में अपनी माँ से सबसे ज्यादा ये सीखती है। इसी वजह से ये अपने पेशे में कामयाब है। शुरू में ये तवाइफपन से भटकती है तो और नवाब छब्बन से मोहब्बत करने लगती है, मगर जल्द ही दोबारा तवाइफों के तरीके पर यानी राय रास्त पर चलने लगती है। नाचने गाने में माहिर है और जाहिर है खानम की बेटी है, इसलिए अमराओ जान वो खानम इस पर सबसे ज्यादा एतमाद करती है। और बिस्मिल्लाह जान अमराओ की दोस्त भी है। खुर्शीद जान ये भी एक जैली या जिमनी किरदार है। शरीफ घराने से अगवा होकर आई है, लेकिन इस किरदार में उसका थोड़ा सा तजाद दिखा गए या इस पर गिरफ्त जो है थोड़ी सी कम है कि उसे खूबसूरत भी कहते हैं, नाज नखरा भी कहते हैं, लेकिन उसे नाचना गाना नहीं आता। तो उसकी तो जी ये देते हैं कि बहरहाल उसकी रगों में शरीफ खानदान का खून था। खुर्शीद जान के बाद सबसे क्या कह सकते हैं कमीना आदात के लिहाज से जो किरदार है वो है गोहर मिर्जा। अच्छा, ये अमराओ जान अदा का गोलचीन अव्वल भी यही है। गोहर मिर्जा डूमनी का बेटा है, तो इसकी आदात हरकातों सकनात फसलतें भी वो डूमनी वाली हैं। इसके बोलने का स्टाइल इसके खानदानी पस मंजर को जाहिर करता है। बेकार बेगैरत शरारती किस्म का किरदार है। कोठे की तमाम लड़कियां इससे तंग हैं। लड़कियों के अलावा ये पढ़ाने वाले मौलवी साहब को भी नहीं छोड़ता, हत्ता कि कभी उनका जूता तालाब में डाल दिया। और फिर जवान होकर अमराओ का ये क्या कहते हैं अमराओ को हासिल कर लेता है, उसके टुकड़ों पर पड़ता है। इसी की वजह से फैजाबाद से अमराओ वापस आती है जब ये इसे लेने जाता है बुआ हुसैनी के साथ। नवाब सुल्तान ये वाहिद मर्द है इस नावल में जिससे अमराओ दिल से मोहब्बत करती है, लेकिन इसका साथ अमराओ को नसीब नहीं होता। खानदानी वजाहत और शराफत पाई जाती है, लेकिन बुराई की तरफ भी रगबत है कि अंधेरे में रात को सबसे छुपकर अमराओ से मिलने आते हैं। और जाहिर ये होता है कि ऐसा किरदार है जो अपनी नेकदामी दूसरों पर जाहिर करना चाहता है, लेकिन तवाइफ के कोठे पर जाना भी तो इनका ऐब है। वाज़ेह रहे कि उस दौर में अमीरों में तवाइफ के कोठे पर जाना ऐब नहीं गिना जाता था। यहाँ थोड़ा सा इजाफा करूंगी, नवाब सुल्तान और अमराओ दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक शख्स अमराओ को धमका रहा था, तो नवाब सुल्तान से गलती से वो कत्ल हो गया। उसका कत्ल का जो गुनाह था वो एक नौकर ने अपने सर ले लिया। नवाब सुल्तान ने अमराओ को छोड़ दिया और बाद में इसी नवाब सुल्तान की शादी अमराओ के साथ जो दूसरी अगवा होने वाली लड़की थी रामदई, उसके साथ हुई थी। अगला किरदार है नवाब छप्पन। ये बिस्मिल्लाह का आशिक है। हर वक्त उसकी क्या कहते हैं खुशामद करता है, उसके आगे पीछे फंसा हुआ है, यहाँ तक कि अपनी चचा की बेटी को भी ठुकराने पर तुला हुआ है। और बिस्मिल्लाह जब इसको रिजेक्ट कर देती है तो ये जनाब जाके तालाब में खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। और इस कदर बेजमीरी के बाद इनके अंदर थोड़ा सा ज़मीर होता है कि उसके बाद ये खानम के निगार खाने पर दोबारा नहीं आते। अब हम नावल की कहानी को जरा सा देख लेते हैं। बंगला फैजाबाद का नाम था, यानी पुराना नाम था, और अमराओ के वालिद का नाम था जिमीदार साहब। उन्होंने एक बदमाश दिलावर खान जो थे
उनके खिलाफ उन्हें गवाही के लिए अदालत में बुलाया गया। तो जैसा शरीफ घरानों के मर्दों की आदत होती है, हालांकि जिम्मेदार साहब जो थे वो बहू बेगम के महल में नौकर थे और अच्छा खासा कमाते थे, पक्का मकान रखते थे, उनका माली स्टेटस बहुत अच्छा था और लोगों में इज्जत थी। जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पूरे ये वाकयात सच के सच अदालत को बता दिए। दिलावर खां को 12 साल की सजा हो गई। अब दिलावर खां जब वापिस आया तो उसने दिल में बुग्ज रखा। उसने क्या किया कि आते ही जिम्मेदार का एक कबूतर उड़ा लिया। जब उसने कबूतर उड़ाया तो दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, जो इमराओ सुन रही थी। और इमराओ ऐसी बच्ची थी कि जिसको उसकी माँ भी कुछ नहीं कह सकती थी, इतनी लाडली थी कि अगर उसने एक दफा अपनी सोने की बालियां गुम कर दी तो उसकी माँ ने उसे डांटा तो उसका बाप उसकी माँ से नाराज हो गया। इस कदर लाडली बच्ची थी और एक छोटा भाई हर वक्त उसकी गोद में होता था। तो ये कबूतर देने के बहाने जिम्मेदार बुलाता है हमराओ को कि ये दिलावर खान कि आओ मैं आपको कबूतर देता हूँ, और बच्ची को अगवा करके बैलगाड़ी पे बांध के ले जाते हैं, पहले खुद अपने एक दोस्त पीर बख्श की मदद से। पहले इनकी कोशिश होती है कि इसको कत्ल कर दें, लेकिन बाद में ये बेचने की कोशिश करते हैं। पीर बख्श जो होता है उसके ससुराल में अमराओ को ले जाया जाता है। वहां पे क्या कहते हैं, उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और फिर खानम जान 125 या 125 के इवज उसको खरीद लेती है। फिर पूरे 7-8 साल खानम तरबियत करती है अमीरन की, उसको नाम देकर अमराओ का, यानी जिंदगी का पहला दौर खत्म हो गया। अब अमराओ जान अदा में नाज नखरे ईश्वगरी सब कुछ आ गया और वो अमराओ जान बन गई। अब चूंकि जैसा होता है किसी भी कोठे पे मौजूद तवाइफों में, तो उनको देख देख के अमराओ के अंदर भी बनने संवरने और खुद नाज नखरे दिखाने का शौक पैदा होता है। कोठे में बुआ हुसैनी, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद बेगम, बेगम जान भी रहती थी। बुआ हुसैनी वही हैं जिन्होंने अमराओ को पाला है। खानम सरप्रस्त और बड़ी नायिका है। बिस्मिल्लाह मैंने बता दिया कि माँ की तरह बिल्कुल तवाइफ है। इस कदर घुमंडी है कि मौलवी साहब जो अमराओ को पढ़ाने आते हैं वो इसके आशिक हैं। एक दफा बिस्मिल्लाह की जो बंदरिया है उसने पाल रखी थी, मौलवी साहब के कंधे पर चढ़ जाती है तो मौलवी साहब डर कर उसको नीचे फेंकते हैं और उसको थप्पड़ लग जाता है बंदरिया को, और लाठी से वो मारते हैं। तो बिस्मिल्लाह जान जो है मौलवी साहब को सजा ये देती है कि उनके घर में जो दरख्त होता है उस पे मौलवी साहब चढ़े। मौलवी साहब माशाल्लाह थोड़े हेल्दी जिस्म के थे, मोटे थे, नीम पे चढ़ना उन्हें आता नहीं था और सर से उनके पसीना बह रहा था और जनाब इश्क में वो ऊपर चढ़ गए। सबसे ज्यादा जानदार ये किरदार है। गोहन मिर्जा का मैं बता चुकी हूँ कि बन्नो डूमनी का बेटा था, बुआ हुसैनी के जरिए आया और इमराओ का हम उम्र था। शुरू से ये इसको तंग करता था, एक ही मकतब में ये दोनों पढ़ते थे और अमराओ अक्सर गोहर मिर्जा की शरारतों का निशाना बनती थी। जब वो मौलवी साहब से शिकायत करती थी तो वो गोहर मिर्जा को बहुत ज्यादा मारते थे और आहिस्ता आहिस्ता अमराओ को उससे उनसियत या प्यार होने लगा। गोहर मिर्जा की किसी शरारत पर मौलवी साहब उसे सजा देते तो अमराओ जान को उन पर तरस आ जाता था। इस तरह गोहर मिर्जा एक दिन जब बहुत ज्यादा बारिश थी और सब अपने अपने कमरों में छुपे हुए थे, अमराओ अपनी कोठरी में थी, तो गोहर मिर्जा जो है अमराओ का फायदा उठाता है और उसका गुलची कहलाता है। अब खानम चूंकि एक तवाइफ थी तो वो यानी कोई ऐसा तरीका ढूंढती है कि बाकायदा जो अमराओ जान अदा है उसका मुजरा शुरू करवा देती है। उस कोठे पर सब जो आते हैं वो नवाब थे, रईसजादे थे। अब लोग अमराओ के पास आते जाते हैं लेकिन अमराओ को किसी से मोहब्बत नहीं है। नवाब सुल्तान मिर्जा से उसको मोहब्बत हुई लेकिन उसके कत्ल का वाकया मैंने सुना दिया है। उसके बाद वो अमराओ की तरफ आना बंद कर दिया उन्होंने और उनकी शादी रामदई से हुई। रामदई वही लड़की थी जो 200 में बिकी और अमराओ के साथ उसी कोठरी में इकट्ठी कैद हुई थी।
अमराओ को एक और शख्स से भी उनसियत हुई, उनसियत नहीं हुई, समझ लें कि अपने फायदे की खातर अमराओ जान अदा उसकी तरफ राग़िब हो गई। फैज अली, जब फैजू डाकू था और उसने कोठे पे किसी को ये पता नहीं चलने दिया। अमराओ के लिए वो तोहफे तवाइफ लेकर आता है। अमराओ उस माहौल से बचने के लिए फैजू के साथ भाग जाती है और रास्ते में उसे पता चलता है कि ये डाकू है। राजा ध्यान सिंह के आदमी जो हैं वो फैजू को घेर लेते हैं। फैजू अमराओ को छोड़कर भाग जाता है और वहां से अमराओ धक्के खाते खाते कानपुर पहुंच जाती है। वहां वो बाकायदा तवाइफ बन जाती है और वही काम शुरू कर देती है, लोगों के घरों में जाके महफिलें करती है। वही उसकी मुलाकात रामदई से होती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये रामदई है। वो उसकी कोठी में जाती है, वहां उसके बेटे की यानी पैदा होने पे वो एक महफिल में जाती है, क्योंकि उस दौर में रिवाज था तवाइफों को महफिलों में बुलाया जाता था। तो वहां पे वो जाके क्या कहते हैं, जब महफिल में जाती है तो रामदई उससे बहुत अच्छा सलूक करती है। और ये बाद में जब अमराओ तौबा ताइब कर लेती है तो उसे तब पता चलता है कि रामदई वो ही है जो मेरे साथ अगवा होकर आई। वहां रहते रहते गोहर मिर्जा तक खबर पहुंच जाती है कि अमराओ फलां इलाके में है। तो वो खानम की मर्जी से कि अमराओ अलग रहेगी, बुहा हुसैनी और गोहर मिर्जा वापस अमराओ जान को लखनऊ ले आते हैं। लखनऊ में अमराओ अपना अलग काम करती है, अमराओ जान अदा के नाम से, लेकिन खानम के पास आती जाती है। जब गदर हुआ यानी 1857 की जंग होती है, तो चूंकि उसका ताल्लुक शाही दरबार से था और उसे डर था अंग्रेजों का, वो वहां की सालगिरह में शिरकत करती है, इसलिए वो लखनऊ को छोड़कर फैजाबाद चली जाती है। फैजाबाद वही इलाका जहां अमराओ पैदा हुई, यहाँ भी अमराओ को खूब शोहरत मिलती है। एक दिन उसे एक घर में मुजरे के लिए बुलाया जाता है। जब वो घर के पास जाती है तो वो उसे पुराना जो उसके घर का नक्शा था उससे वो पहचान लेती है कि ये मेरा घर है और अपनी माँ से मिलकर खूब रोती है। इमराओ का भाई जो है वो छुरी लेकर इमराओ को कत्ल करने के लिए, यहाँ तलवार लिखा हुआ है लेकिन छुरी लेकर आता है, कत्ल करने के लिए आता है। लेकिन जब वो अमराओ की गर्दन पर छुरी रखता है तो बिल्कुल बेहसो हरकत रहती है, तो उसे रहम आ जाता है और खुद भी वो ज़ारो कतार रोता है और अपनी बहन के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि ये इलाका छोड़कर चले जाओ। अमराओ जानदा वहां से वापस लखनऊ आ जाती है और यहाँ आके फिर उसकी मुसीबत खत्म नहीं होती। एक नवाब होते हैं महमूद अली, वो अदालत में दावा दायर कर देते हैं कि ये मेरी बीवी है। उसकी वजह से वो 3 साल तक अदालतों में धक्के खाती है और एक वकील अकबर अली खान के घर छुपकर रहती है। इस वाक्य के बाद दोबारा कारोबार शुरू करती है, फिर उसकी रामदई से मुलाकात होती है, तो वो किस्मत पे और कुछ पुराने हालात की वजह से तवाइफ के काम से नफरत करने लगती है और तौबा ताइब कर लेती है। तौबा ताइब कर लेती है, उसके पास पैसा बहुत होता है, नमाज रोजे हज ज़कात की वो पाबंद हो जाती है। और एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ तालाब की सैर पर जाती है, तो वहां वो देखती है कि एक बंदा जो है वो खुरपी से कुछ खोद रहा था। जब उसने गौर किया तो वो दिलावर खान था। उसने पुलिस में कंप्लेन की, उसकी यानी गवाही पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 2 महीने बाद फांसी हो गई और अमराओ जान अदा जो थी वो तौबा ताइब करके जिंदगी गुजारने लगी। अब इस नावल में शायरी बहुत ज्यादा है, टेक्निक जो इस्तेमाल की गई है वो है फ्लैशबैक टेक्निक, मुकालमे की तकनीक। इसके अलावा मंजर निगारी इसमें बहुत बेहतरीन है। इसमें से शायरी जो है वो पूछा जाएगा, जैसे एक बहुत मशहूर शेर है इसका कि किसको सुनाएं हाले दिले जार ए अदा, आवारगी में हमने जमाने की सैर की। जब वो कहानी सुनाना शुरू करती है तब कहती है लुत्फ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं के जग बीती। अच्छा, इस जो नावल है ना इसमें रुस्वा के जितने भी अशार हैं वो काफी मशहूर हैं, जैसे न पूछ नामाए अमाल की दिल अवेजी, तमाम उम्र का किस्सा लिखा हुआ पाया।
इसका जो एंड होता है उसमें से एक इक़्तिबास आपको मैं सुनाना चाहूंगी। अमराओ जान अदा खुद से मुखातिब होकर कहती है, ए बेवकूफ रंडी, कभी इस बुलावे में ना आना कि कोई तुझको सच्चे दिल से चाहेगा। तेरा आशना जो तुझ पर जान देता है, 4 दिन के बाद चलता फिरता नजर आएगा। वो तुझसे हरगिज निभा नहीं कर सकता और ना तू इस लायक। सच्ची चाहत का मजा उसी औरत जात का हक है जो एक का मुंह देख कर दूसरे का मुंह कभी नहीं देखती। मुझ जैसी बाजारी शक्ल को ये नेमत खुदा नहीं दे सकता। खैर, मेरी तो जैसी गुजरना थी गुजर गई। अब मैं अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। मैंने अपने दिल को बेहतर समझा लिया है। मेरी कुल आरजुएं पूरी हो चुकी। अब किसी बात की तमन्ना नहीं रही। अगरचे आरजू कम वक्त वो बला है जो मरते दम तक दिल से नहीं निकलती। मुझे उम्मीद है कि मेरी समान्य उम्री से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर पर ख़त्म करती हूँ और सबसे उम्मीदवारे दुआ हूँ। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। यूं इस प्यारे से नावल का इख्तिताम हो जाता है। जी सर। सर मौजूद नहीं है और टाइम भी हमारा खत्म हो चुका है। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। जी मैमुना, नहीं तो हम एंड करते हैं मीटिंग का। मैम यहाँ पे किसी ने और ने भी हैंड रेज किया हुआ है, गालिबन वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं नावल के हवाले से। तो आप पहले बोलें। उनसे मैं पूछ लीजिए, फिर मैं भी कहती हूँ। जी मोहम्मद फरीद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो गया है वैसे। जी फैसल खान, आप बोलें। मोहम्मद फरीद तक मेरी आवाज नहीं गई शायद। की तरफ आवाज का प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। मैम ये हकीकत पर मबनी है नावल। कहते हैं कि जो बंदा, क्योंकि ये मेरा थीसिस का मौजू है इसलिए मुझे इसके बारे में क्लियर कट पता है कि जो बंदा जो है ना वो तवाइफ के हालात इस कदर खूबी से बयान करता है तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक रहा होगा। लेकिन ये वैसे फर्जी कहानी है, यानी या तो वो उनके कोठों पे जाता होगा, वरना इस कदर बारीकी से वो मंजर निगारी नहीं कर सकता। जी मैमुना। मैम एंड पे आपने एक इक़्तिबास भी सुनाया और उससे पहले आपने ये भी बताया कि उमराव जान अदा जो है वो आखिरी जिंदगी में ताइब हो जाती है और फिर वो जिंदगी गुजारने लग जाती है, सच्ची तौबा करती है तो तवाइफ वाले काम से हट जाती है। जिस तरह इस नावल में बताया गया है कि ये एक नफ्सियाती नावल है, तो आम तौर पर ये हिंदुस्तानियों की, खास तौर पर बल्कि हिंदुस्तानियों की नफ्सियात है और मुसलमानों की भी नफ्सियात है, जो आजकल के हम जैसे मुसलमान हैं। तो पहली उम्र में हम चाहे जो कुछ भी करते रहें, फिर आखिरी जो उम्र आती है उसमें हम लोग तौबा ताइब हो जाते हैं। ये नफ्सियाती चीज भी इस नॉवल में मौजूद है। ये भी इंसान की नफ्सियात है ना। जी जी बिल्कुल। नफ्सियाती जब नावल कुछ न बन सका तो मैमुना, थोड़ा सा मैं आपको सॉरी कट कर रही हूँ। नफ्सियाती नावल इसको इस लिहाज से कहा जाता है कि ये पूरा नावल जो उमराव की ज़हनी कैफियत है ना, उसे लम्हा ब लम्हा में